अब ये कुछ 5 और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेट्स कैलकेरिया की पर्सनालिटी से उठाए हैं और इस अपनी स्लाइड में मेंशन करे हैं, जो कि हैं तो ट्रेट तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हर कुछ ट्रेट को एक ही वीडियो में, एक ही प्रेजेंटेशन में पॉसिबल नहीं होता समझाना, एक्सप्लेन करना। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं। इसमें से जो पहले ऊपर के 2 हैं, जैसे रिलीजियस और प्रिकॉशियस, इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है, आप सबको पता ही है। लेकिन इन दोनों रूब्रिक्स को हम एक साथ एक केस के रिगार्डिंग कैलकेरिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो लास्ट 2 वीक पहले मेरे पास एक 5 साल की बच्ची का केस आया। उसकी चीफ कंप्लेन इतनी है कि उसको जो एक कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी रहती है, तो कभी 2 दिन बाद लेटरिंग आएगी, कभी 3 दिन बाद लेटरिंग आएगी, ऐसा उसके साथ रहता है। और ये दिक्कत उसको 1.5 साल से है, जिसके लिए उसके फादर थोड़ी बहुत होम्योपैथी जानते हैं, कहीं से पढ़ के, कहीं से किताब से, या कहीं ऑनलाइन कुछ देख के। तो वो अपने से ही पिछले 3 महीने से उसको एलुमिना 30 खिला रहे थे। तो वो 15-20 दिन पहले मेरे पास उसको लेके आए, तो मैंने थोड़ा पूछा, थोड़ा बात करी, थोड़ा जानने की कोशिश करी लड़की के बारे में। मैंने जब उनसे बोला कि मुझे इनके बारे में थोड़ा बताओ, इनके स्वभाव के बारे में बताओ, कैसा इनका बिहेवियर रहता है, तो उनके फादर ने मुझे बहुत एक ऐसी चीज बोली जो मुझे थोड़ा और इंक्वायर करने पे उनको मजबूर कर गई उनसे। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी ना डॉक्टर उम्र से थोड़ी ज्यादा समझदार है। तो मैंने कहा कैसे, मुझे थोड़ा समझाइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कुछ मुझे एग्जांपल बताइए। तो उन्होंने बोला कि इसकी मदर के ना बैक एक रहता है और घुटनों में दर्द रहता है, तो वो ना ज्यादा काम कर नहीं पाती। तो जब भी उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ती है, तो अब ये 5 साल की है लड़की, ठीक है, गौर करिएगा। तो ये जाके अपनी मदर से बोलती है कि मम्मा आप ना ये सब रहने दो, आपको दर्द हो रहा है, आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लाओ झाड़ू, मैं ये मार देती हूँ। और वो लिटरली मारने भी लगती है, चाहे जैसे भी उससे हल्का फुल्का हाथ लगता है, पोछा लेके मारने लग जाती है, साफ सफाई करने लग जाती है। किचन में जाती है तो मम्मी के साथ पूरा हाथ हाथ वाथ बटाती है। कहा, ठीक है, और कुछ मुझे बताइए। कहता डॉक्टर मैं कभी भी घर पे आके अपने काम से जब लौटता हूँ, तो घर पे आते आते मुझे थोड़ा ज्यादा लेट हो जाता है, तो कभी 11-12 भी बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है। तो उस समय यूजुअली बच्चों का ना हमारे सोने का समय होता है, और मेरी वाइफ भी थक जाती है, उसको पहले से ही थोड़ी दर्द वगैरह की परेशानी है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि कोई नहीं, आप सो जाओ, मैं फोन कर दूंगा तो उठ जाना, तो गेट खोल देना। तो ये अपनी मम्मी को क्या बोलती है, मम्मा आप सो जाओ, पापा का फोन आएगा तो मैं अटेंड कर लूंगी और उनको गेट खोल दूंगी मैं, वो जब आएंगे आप सो जाओ, आप टेंशन मत लो, आपकी तबीयत खराब रहती है ना, तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कुछ कुछ यहाँ पर प्रिकॉसिटी थोड़ी कंफर्म होने लगी थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल खुल के कंफर्म नहीं हुई। तो मैंने कहा मुझे कुछ और बताओ, कुछ अभी रिसेंट का मुझे कुछ बताओ वाक्य अगर हुआ हो तो उन्होंने बोला कि लास्ट वीक ना ये बेड पे बैठी हुई थी, अपना अपने से कुछ खेल रही थी अपने खिलौनों से। तो इसकी जो ट्विन सिस्टर है, ये ट्विन्स है, तो इसकी जो ट्विन सिस्टर है वो थोड़ी नटखट है, थोड़ी शरारती ज्यादा है। वो थोड़ा ज्यादा खेल कूद में रहती है, ये थोड़ा शांत वांत बैठी रहती है एक जगह। वो एकदम से भागा दौड़ी कर रही थी, तो गलती से उसके बेड पे कूदी और क्या हाथ लगा, तो ये ना बेड से नीचे गिर गई और इसका सर जो है वो फर्श पे लग गया। मैं कहा फिर क्या हुआ। तो वो कहते डॉक्टर ये अपना उठी, और इसकी बहन ये देख के ना थोड़ा सा वो डर गई, थोड़ा सहम गई कि ये क्या हो गया, अब ये मेरे को मारेगी या मम्मी पापा से शिकायत करेगी। तो वो उठी, मैं भाई बिल्कुल सामने बैठा हुआ था सोफे पे, लेकिन मैं थोड़ा दूर से देख रहा था कि क्या करने वाली है, क्योंकि ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो लगी होगी इतनी उसको। तो वो उठी, और उठते उसने अपनी बहन को बोला, अपनी ट्विन सिस्टर को बोला कि चल ठीक है, तू शरारत कर रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे से ध्यान रखा कर, ऐसे चोट लग सकती है। फिर वो मेरे पास आई, कहती पापा मेरे को थोड़ा लग गया है, तो कुछ ऐसा दो कुछ, ताकि कोई क्या करना है, सिकाई वगैरह करना है, क्या करना है। तो इसके फादर कह रहे कि ये ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि अपने से कितनी बड़ी हो। अब वो दोनों बहनें सेम एज की हैं,
लेकिन इसने अपनी बहन को क्या बोला कि चल कोई बात नहीं, तू शरारत करती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे को चोट भी लग सकती थी, लेकिन आगे से ध्यान से खेलियो। तो यहाँ से थोड़ा प्रिकॉसिटी का ट्रेड जो कंफर्म होता है कि बच्चा अपनी एज से कितना ज्यादा मेच्योर है, कि उसको अपनी मम्मी की जो दिक्कत परेशानी है वो फील होती है, और वो ऐसे उनको बोलती है कि आप सो जाओ, मैं पापा को गेट खोल दूंगी, उनको मैं रिसीव कर लूंगी। या वो बोलती है कि मम्मा आप काम करके थक जाओगे, मैं आपका काम कर देती हूँ। अभी वो सिर्फ 5 साल की है, 5 साल के बच्चे को ये चीजें जो है करना थोड़ा अटपटा सा लगता है। ये अगर वो 10-12 साल की होती तो फिर भी थोड़ा मैं समझ लेता इस चीज को, थोड़ा मैं थोड़ा ये फिर भी इस चीज में थोड़ा मैं हामी भर देता कि चलो ये चीजें जस्टिफाइबल है थोड़ी सी, कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, घर पे ऐसे देखते रहते हैं, बड़ों को देखते हैं, सीखते हैं कुछ भी। लेकिन 5 साल के बच्चे के दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ रही है अपने से? तो ये एक ट्रेड था जो मुझे उसके केस में मिला, प्रिकॉसिटी है। दूसरा, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे कुछ और इनके बारे में कुछ खास अगर है तो बताओ। उन्होंने बोला डॉक्टर इनके पास दो ऐसे मूर्तियां हैं, एक गणेश जी की मूर्ति है और एक कृष्ण जी की मूर्ति है, छोटी मूर्ति है, जिनको हमेशा ये उनकी देखभाल करती है, अपने साथ रखती है। मैं कहा अच्छा। तो फिर वो एकदम से बोली कि अ, गणेश जी और कृष्ण जी ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनकी बहन हूँ। एकदम से वो ऐसे बोली। तो मैंने कहा कि ये वो थोड़ा मेरे से दूर है, मतलब वो थोड़ा मेरे से दूर बैठी थी चेयर पे, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया ये। मैंने उनके फादर से पूछा कि अभी क्या बोला इन्होंने। उन्होंने बोला कि ये बोल रही है कि ये जो इसके पास दो गणेश, एक गणेश जी की मूर्ति है, एक कृष्ण जी की मूर्ति है, इन दोनों को ये अपना भाई कहती है, और जब नाराज हो जाती है तो उनसे 18-18 दिन, 10-10 दिन बात नहीं करती। तो क्या ये क्या चक्कर है? कह रहे बस ऐसा ही है, ये अपना उन उन दोनों को मूर्तियों को ले लेती है, और इसने शुरू से ही बोला हुआ है कि ये दोनों मेरे भाई हैं। मैं कहा और थोड़ा मुझे कुछ बताओ। तो जब मैंने और थोड़ा उसमें इंक्वायर किया, तो उस जो बच्ची है उसको सपने भी क्या आ रहे हैं कि गणेश जी और जो कृष्ण जी हैं वो उसके साथ खेल रहे हैं, और वो उनको एज ए ब्रदर वो देखती है, अपने ड्रीम्स में भी ब्रदर को देखती है, और उनसे बातें करती है वो, और बहुत पूजा पाठ में है। वो बोलते हैं कि इनको जो है गायत्री मंत्र वगैरह, ये सब चीजें जो रिलीजियस में हो, जो जो हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि एक 5 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है सीखनी, और थोड़ा उनके लिए वो, थोड़ा ये जो टॉपिक है उनके इंटरेस्ट से बाहर है। लेकिन वो लड़की जो है वो ये कहती है कि गणेश जी और जो कृष्ण जी हैं, वो जो छोटी मूर्ति हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, और मैं इनके साथ खेलती हूँ। तो हमारे पास जो कलकेरिया में रिलीजियस जो कैंट के इंट्रोडक्शन में हमें मिलता है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये ऑक्यूपाइड होते हैं टू टू रिलीजियस। तो वो कैसे मिलते हैं, वो अगर हम जॉर्ज विथलकास की बुक से पढ़ें, एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका, या फिर रॉजर मॉरिसन की बुक से पढ़ें, तो उसमें उन्होंने कलकेरिया की जो रिलीजियसनेस है उसके बारे में उसके ट्रेट को एक वर्ड में एक्सप्लेन किया है कि इनकी जो रिलीजन फीलिंग है वो थोड़ी फैंसी होती है, इनकी जो रिलीजियसनेस है वो थोड़ी फैंसी होती है। तो इस लड़की की जो जो फीलिंग है रिलीजियसनेस की, उसमें थोड़ा फैंसीनेस हमें नहीं दिखता, कि वो छोटे जो दो मूर्तियां हैं उसकी, एक कृष्ण जी और एक एक लॉर्ड गणेश की जो मूर्ति है, वो उनको अपना छोटा भाई मानती है, और वो ही उसको सपने में आ रहा है। तो पहले केस के बारे में जब मैंने थोड़ा सुना कि ये बहुत भावुक है, बहुत सबका ध्यान रखती है, घर में किसी को दिक्कत हो जाए तो ये पूरा ख्याल रखती है, काम करती है, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा जो इतना ज्यादा इमोशन 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 जो थोड़ा बहुत इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है इस केस में, तो हो सकता है ये केस पल्स का हो। लेकिन जब उन्होंने ये दो चीजें मुझे बताई, तो मैंने एक एक रूब्रिक तो उस अपनी रिपर्टराइजेशन में लगाया प्रिकॉसिटी, और उसमें पल्साटिला भी थी। दूसरा जब मैंने रूब्रिक लगाया रिलीजियस अफेक्शन इन चिल्ड्रन, तो उसमें पल्साटिला रूल आउट हो गई, और कैंट रिपर्टरी में भी कैलकेरिया उसमें मेंशन है, रिलीजियस अफेक्शन इन चिल्ड्रन। तो ये केस में मेरा जो सारी 2-3 ऊपर मेडिसिन आ रही थी वो सारी छट गई, और कैलकेरिया निकल के बाहर आ गई। मैंने कैलकेरिया इस केस में दिया, और आफ्टर ए वीक उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गया उस लड़की का। तो ये एक एक्सपीरियंस था
जो मुझे कैलकेरिया की प्रिकॉसिटी और उसकी रिलीजियसनेस को मैं समझ पाया एक केस के थ्रू, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तीसरा यहाँ पे मैंने ट्रेट मेंशन किया है एक्सक्लूसिव। अच्छा, जैसे अभी हमने बात करी थी, बोस्टिंग है, हॉटी है, उस समय मैंने वो पेशेंट का एग्जांपल दिया था कि वो अपना ट्रेडमिल घर ले आया और बोस्ट कर रहा था बहुत सारा। उसी स्टेट में बहुत सारे कैलकेरियाज के लिए एक रूब्रिक भी हम यूज करते हैं, दैट इज टू एक्सक्लूसिव। मतलब क्या है कि ऐसे पेशेंट जो आपको आके बोलेंगे कि मुझे सर बढ़िया से बढ़िया आप दो ट्रीटमेंट, मुझे बढ़िया से बढ़िया दवाई देना, मुझे जर्मन की दवाई देना। और वो पेशेंट क्या बोलेंगे कि सर बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बताओ। अच्छा, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन बढ़िया से बढ़िया चीज चाहिए। वो बोलेंगे सर मैं छोटे मोटे ब्रांड तो लेता ही नहीं हूँ, मेरे को ये एलन सोली वैलन सोली थोड़ी मेरे को जचता है, लुई विटॉन और ये जो पराडा है, इनसे नीचे मैं जाता ही नहीं। और इसमें भी मैं वही चीज लेता हूँ जो लेटेस्ट होती है। ऐसे मैं इधर उधर नहीं जाता जो सेल में माल पड़ा है, जो ओल्ड हो गया। मुझे चाहिए फ्रेश पीस। जारा में मैं जाऊंगा तो मेरे को जो शू चाहिए वो ऐसे नहीं चाहिए ओल्ड कलेक्शन, मुझे चाहिए जो बिल्कुल नया आया है। तो ब्रांड्स भी जो हैं, कंपनियां भी जो हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के आगे एक टैग लगा देती है, दिस इज एक्सक्लूसिव, मतलब ये बिल्कुल ताजा है, नया है, अभी अभी आया है। तो कैलकेरिया में भी ये हमें ट्रेट एक मिलता है कि उनके अंदर एक एक्सक्लूसिवनेस होती है, टू एक्सक्लूसिव। वो आपको बोलेंगे मैं ऐसा ही दोस्त बनाता हूँ जो सबसे अलग हो, मेरे सिर्फ इस क्लास के लोगों से ही बातचीत है डॉक्टर साहब, उससे नीचे मैं बात नहीं करता किसी से। तो आप सोचोगे अरे यार ये तो, इसको दो लाइकोपोडियम या प्लेटिना दो। लेकिन अगर आप इस रूब्रिक में जाओगे तो इसमें कैलकेरिया भी पड़ी है। दे वांट एवरीथिंग टू एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने अभी इतने सारे एग्जांपल आपको दिए। कार चाहिए तो वहां बोलेंगे अरे ये मत बताओ यार ये कितने की है, मुझे ये बताओ इसमें जो डीलक्स एडिशन है वो तुम्हारे पास है कि नहीं। और सर मैं कार में घूमता हूँ डीलक्स एडिशन में, मैं ये चीज लेता हूँ फलाने एडिशन की। कुछ भी चीज वो लेना चाहेंगे तो वो एक्सक्लूसिव लेना चाहेंगे, बढ़िया से बढ़िया, जो और किसी के पास नहीं हो। या फिर ऐसे बोलेंगे सर जो और लोग खरीदते हैं ना, मैं वो सब नहीं लेता, मुझे चाहिए जो और लोग नहीं खरीदते। तो मैं हमेशा शॉपिंग करने ऐसे ही सेक्शन में जाता हूँ जो बहुत ज्यादा महंगी हो और जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेश माल हो, ताकि वहां भीड़ भी कम होती है और मुझे वो भी चीज मिलती है जो और कोई पहनता ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें आपके पास पहन के आ जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें लेके आ जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसमें आपको वो दिखाएंगे कि वो बहुत अलग, औरों से बहुत अलग है, वो बहुत एक्सक्लूसिव रहते हैं। जैसे कि एक पेशेंट ने मुझे एक बार आके बोला, उसको भी मैंने कैलकेरिया दिया था। तो पहली बार तो नहीं बोला, जैसे अपनी 2-3 विजिट हो जाती है तो पेशेंट थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं आपसे। तो वो मुझे बोलता है कि डॉक्टर, एक समय ऐसा था कि दिल्ली में जो महंगे से महंगा बार है उसमें जो महंगे से महंगे ब्रांड की दारू है वो मैं पीता था। ऐसे ये रेड लेबल और ये जो भी नाम होते हैं मुझे नहीं पता, ये सब तो नहीं, मेरे को चाहिए बिल्कुल टॉप क्वालिटी, जो और लोग नहीं लेंगे ना अपन वो पीते हैं। ये मुझे उसकी स्टेटमेंट। एक तो वो कैलकेरिया में उसे पहले ही दे चुका था और उसके फीचर्स पे, लेकिन आते आते पेशेंट से जब आप बात करते हो तो बहुत सारी चीजें वो आपको मेडिसिन की कंफर्म करते रहते हैं ड्यूरिंग देयर फॉलोअप्स। तो ऐसी होती है कैलकेरिया की एक्सक्लूसिव है, उनको ऐसे ही चाहिए, टू एक्सक्लूसिव चाहिए चीज, ऐसी चाहिए जो और इस्तेमाल नहीं करते और यूज नहीं करते, है ना। कि जैसे कार तो सबके पास है क्रेटा, लेकिन उनके पास कोई अलग ही एडिशन है, स्पोर्ट्स एडिशन ले आएंगे, डीलक्स एडिशन ले आएंगे, कुछ कुछ अलग ले आएंगे, कुछ हटके ले आएंगे जो औरों के पास नहीं है। एक्सक्लूसिव कोई चीज ले आएंगे जो बिल्कुल नई नई आई है, फ्रेश आई है। ऐसा रहता है क्राइटेरिया थोड़ा। तो ये शेड भी हमें तब मिलती है जब वो बहुत ज्यादा अपना में, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा साइकोसिस में जब वो होते हैं।
So next trait is industrious. So industrious is like mania to work, mania for work. It is not a simple desire to work. जैसे कैंट ने अपने लेक्चर में मेंशन किया है कि इंडस्ट्रियस जो वर्ड है वो हम ऐसे सबके लिए इस्तेमाल ना करें जिन लोगों को काम करना बहुत पसंद है, जो काम में बिजी रहते हैं, या जिनका थोड़ा शौक है काम करना, या आपको लगेगा कि यार ये बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, ऐसे सिंपली कैजुअली हमें इंडस्ट्रियस रूब्रिक या सिम्टम्स उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए, उसकी स्टेट को ऐसे कैजुअली देखते हुए। बल्कि कैंट ने इसके लिए एक मेंशन किया है वर्ड कि इट इज नॉट अ सिंपल डिजायर टू वर्क बट इट इज अ मेनिया फॉर वर्क। लाइक एलन मस्क का एक इंटरव्यू में सुन रहा था अभी कुछ महीने पहले, तो उनके जीवन में एक समय ऐसा आया था जब वो स्पेस एक्स के मिशन के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, किसी स्पेस एक्स के। तो उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते वो बताते थे कि उन्हें 18 से 19 घंटे लगातार काम करना पड़ता था, बिना सोए, बिना रेस्ट किए और बिना खाने पीने की परवाह किए। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियस, कि उनको ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, ना अपने शरीर की चिंता है, हेल्थ की चिंता है, ना परिवार की चिंता है। बस उनके सामने एक ही उनका टारगेट होता है कि वो जो काम में मशरूफ है उसको वो अचीव करेंगे। तो उस काम को वो इतना ज्यादा लगन और पैशन से करने लग जाते हैं, इतने जुनून से करने लग जाते हैं कि ये एक पागलपन की हद तक चला जाता है। उनको सिर्फ उस समय यही दिखाई देता है कि मेरा जो काम है बस वही मेरे लिए सब कुछ है। तो उसमें उनको ना अपनी हेल्थ की फिक्र है, ना अपने परिवार की चिंता है, ना वो सोएंगे, ना वो खाएंगे, ना वो पिएंगे, सिर्फ काम काम और काम। इतना उनको मेनिया हो जाता है काम के लिए, काम करने के लिए। सो दिस इज इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि इट इज दोज पर्सन्स who are fond of eating and drinking different varieties और kind of foods। इनको बहुत भिन्न भिन्न तरीकों के चीजें खाना पीना बहुत पसंद होता है। लाइक एक शो है बहुत फेमस तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक कैरेक्टर है डॉक्टर हाथी। उसको अगर आप कभी देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, तो डॉक्टर हाथी कभी भी किसी के भी घर जाता है तो उसको थोड़ा सा भी खाना ऑफर करो तो वो और खाना उससे लेता है और बोलता है ये भी लाओ तो ये भी दे दो, वो है तो वो भी दे दो, पकौड़े दे दो, कचौड़ी दे दो, कुछ नया बना है तो वो खिला दो, अरे आपने हमें खाने पे नहीं बुलाया। तो खाना 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 खाना। तो गवर्नमेंट ऐसे पीपल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स को खाने का, पीने का। इस ऐसे लोगों के लिए हम ये रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट। जैसे कि आप बहुत अगर कोई चैनल आप देखो, टीएलसी देखो, या फिर कोई कुकिंग के ऐसे शो देखो, तो उसमें आपको बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स मिलेंगे जो कि दुनिया में ट्रैवल कर करके बहुत ज्यादा चीजें उनको खाने का शौक होता है। कोई इतना बड़ा बड़ा डोसा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, बहुत उन्हें शौक होता है। ऐसे लोगों को हम गवर्नमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। अगर उसका काम ही यही है कि उसको इस चीज से पैसे मिलते हैं तो फिर हम एक पल के लिए सोच सकते हैं कि ये इसके लिए कॉमन सी एक चीज है। लेकिन एक सिर्फ अपनी खुशी से, अपना उसका अंदर से इतना मन करता है कि उसका नेचुरल कैरेक्टर ही ऐसा है, उसको बहुत चीजें खाएगा, बहुत चीजें पिएगा, ये इसका बड़ा शौक है, उसको बहुत फॉन्ड है, उसको दे वेरी फॉन्ड ऑफ सच थिंग्स। ऐसे लोगों के लिए हम ये रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट। ओके, नाउ वी कम टू इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। एंड इसको हम इसके इमोशनल लेवल पे भी समझने की कोशिश करेंगे, इमोशनल प्लेन पे भी, एंड उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे भी समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अब तक की जो जर्नी में हमने जितनी भी कैलकेरिया को डिस्कस किया है उसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसके कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके सर्कमस्टेंसेस को मैं हाईलाइट करता आया हूँ। तो इसमें भी हमें समझने में कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज अगर हमने वहां पर वो चीजें सही से सुनी है, समझी है, तो ये उसका सिर्फ एक समरी है यहाँ पर बस। तो लेट्स स्टार्ट। तो ओवर प्रोटेक्टेड चिल्ड्रंस, ऐसे चिल्ड्रन जिनको उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखते हैं बचपन से ही, शुरू से ही, उनके लिए बहुत ज्यादा वो कॉशियस रहते हैं कि उनको कुछ हो ना जाए, और इसके लिए वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, उनको बहुत बचा के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने मुझे बताया कि उसके फादर ने जब तक वो फर्स्ट क्लास में नहीं आ गया
तब तक उसके फादर ने उसको घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपने के यूकेजी एलकेजी ये सब तो किया होगा। कह रहे वो सब मेरे फादर ने ना, थोड़ा हम फाइनेंशियली थोड़ा सही रहे हैं शुरू से, तो घर पे ही वो बुला देते थे किसी को, तो वो मेरे मेरे को घर पे आके कुछ ट्रेनिंग दे देते थे, और कुछ मेरे को जो थोड़ा बहुत सिखाना होता था वो घर पे ही मेरे पास ट्यूटर आ जाते थे। तो मैं सीधा जो स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ वो फर्स्ट क्लास में ही हुआ। बाकी की जो स्कूलिंग वगैरह जो थोड़ा अपब्रिंगिंग है मेरी, वो घर परिवार में ही जो ट्यूटर्स थे, जो टीचर्स वगैरह मेरे फादर ने हायर कर रखे थे वो ही आए, क्योंकि वो मेरे को बाहर जाने नहीं देते थे। इनफैक्ट आप लगा लो डॉक्टर कि जब तक मैं 5-6 साल का नहीं हो गया था, उससे पहले मेरे पापा ने मेरे को धरती पे कदम नहीं रखने दिया था। ऐसे उस पेशेंट के वर्ड्स थे जो कि मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लगे, बट ऐसा उसने बोला कि मेरी लाइफ स्पेस मेरा ऐसा है कि मेरे पापा मेरे को बहुत ज्यादा एक बिल्कुल नवाब की तरह रखते थे, बिल्कुल नवाबों की तरह बहुत प्रोटेक्शन में रखते थे। कहीं बाहर नहीं मुझे भेजना, किसी स्ट्रेंजर को मुझे छूने नहीं देते थे, किसी और के घर मुझे जाने नहीं देते थे, मेरे को मेरे घर पे ही बिल्कुल रखते थे। ऐसे वॉकर में ही मेरे को इधर उधर लेके जाते थे, जमीन पे पैर नहीं रखने देते थे मुझे। तो ऐसा कुछ उसने अपनी हिस्ट्री बताई। तो उस केस में कैलकेरिया आगे निकल के आ रही थी, और उसकी हिस्ट्री मुझे ऐसे मिली। तो मैंने सिंथेसिस रेपर्टरी में जाकर एक दिन ऐसा एलिमेंट फ्रॉम कुछ मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक रूब्रिक मिला, ये सिर्फ सिंथेसिस रेपर्टरी में ही है। उसमें एक रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। आप वहां पे जाके ये रूब्रिक चेक करना, एलिमेंट फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन मतलब। तो इस केस में भी कुछ मुझे हिस्ट्री में ऐसे कुछ मिला एक, कि उसके फादर उसको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे कि उसको एक एक्सपोजर ही नहीं मिला। उसको वो जो एक जो नॉर्मल बच्चों के साथ चैलेंजेस आते हैं तो वो उनको ओवरकम करते हैं, तो फिर वो ग्रो करते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बंदिश में रखेंगे, बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसको जो नॉर्मल चिल्ड्रंस हैं, जो जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं, जितने एक्सपोजर उनको मिलते हैं, उनको फिर वहां से जो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे वो इस बच्चे में शायद नहीं मिले, तो इनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो रहेगी बाकी बच्चों से, बिकॉज इनके पास ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आएंगे लाइफ में कि अगर मैं चल नहीं पा रहा हूं तो मुझे कैसे सहारा लेके खड़ा होना है, या अगर मैं गिर गया हूं, चोट लगी है, तो उसका एहसास क्या होगा। तो ये बच्चे जो इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, इतने ज्यादा जो एक कंफाइंड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं आगे चल के, बहुत ज्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं। बिकॉज अगर ऐसे बच्चे को आप एक दिन ऐसे खुले में एक्सपोज करवाओगे, जैसे वो फर्स्ट क्लास में जब वो सीधा एक्सपोज हुआ एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, तब उसके साथ जो चैलेंजेस आएंगे उसको उसको फेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ना तो वो वैसे अपने किसी बच्चे के अपनी एज ग्रुप के बच्चे के साथ ज्यादा खेल पाया, ना ही वो किसी बाहर किसी स्ट्रेंजर के साथ ज्यादा मिक्सअप हो पाया, क्योंकि उसके फादर कुछ इनसिक्योर रहते थे और बहुत ज्यादा उसको पैम्पर्ड और प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो इस बच्चे का जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, तो इसने मुझे खुद बोला कि जब जब ये बड़ा हुआ, जैसे जैसे स्कूल में आगे बढ़ा, तो इसको बहुत सारी दिक्कतें आई शुरू में, कि बहुत ज्यादा डरता था, बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव था। तो ऐसे बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई बीमारी ना लग जाए, उनको मिट्टी में नहीं खेलने देंगे, उनको मिट्टी मिट्टी नहीं खाने देंगे, मतलब मिट्टी तो हर कोई पेरेंट्स नहीं खाने देना चाहता बच्चों को, लेकिन वो उनको नीचे ही नहीं उतारेंगे ताकि मिट्टी खा ही ना पाए। तो अगर हम अपने बच्चों को उनके नेचुरल एक्सपोजर से उनको वंचित रखेंगे, उनको बचा के रखेंगे, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अल्टीमेटली उनके पास, उनकी बॉडी के पास, उनके इम्यून सिस्टम के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी उनके जो उनका जो इमोशनल पार्ट है उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस सरकमस्टेंस से डील करने का।
तो अल्टीमेटली जब वो एक दिन सही में एक्सपोज होते हैं तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है, फिर वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू होंगे, बहुत जल्दी जल्दी वो उनको चीजें जो है वो बहुत धीरे धीरे वो पकड़ पाएंगे अपनी एज ग्रुप के बाकी बच्चों से। तो यहाँ पर अगर ऐसे कोई बच्चे हमें मिलते हैं तो उनके पेरेंट्स से एक बार ये पूछना चाहिए कि आपने अपने जो बच्चे की अपब्रिंगिंग है वो कैसे करी है, क्योंकि एक न्यूट्रिशन है जो अपने पेरेंट्स से बच्चों को मिलता है, लेकिन साथ साथ बच्चे को जो न्यूट्रिशन है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी मिलता है। हम जो चीजें करते हैं उससे हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है जिसकी मेमोरी हमारे पास रहती है और उसको हम इन फ्यूचर यूटिलाइज करते हैं कुछ भी रिएक्शन देने में, कैसा सरकमस्टेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इन बच्चों के पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उस रूब्रिक में एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन में 3 मेडिसिन बहुत प्रोमिनेंटली पड़ी हुई है। फर्स्ट कैलकेरिया कार्प, सेकंड बेराइटा कार्प एंड सिलीशिया। तो अगर हम तीनों का ही थोड़ा देखें तो ये तीनों बच्चे ही थोड़े शुरू से ऐसे होते हैं जो मेंटली स्लो रहते हैं, थोड़ा रिटार्डेड केसेस में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है। तो आप यहाँ से थोड़ा रिलेट कर पाओ कि इतना ज्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना, इन्वायरमेंट से बचा के रखना ताकि उनको कुछ हो ना जाए और उनको एक्सपोजर ना देना, तो उसकी वजह से उनकी जो इंटरनल ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ तो हैम्पर हो ही रही, क्योंकि जो इंटरनल स्पिरिचुअल इमोशनल ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो ऐसे बच्चे जो है वो एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने आसपास वालों से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, वो थोड़ा अलग रहते हैं बच्चों से, अपने जो एज ग्रुप है। बेराइटा का आपका बच्चा तो किसी के साथ खेलता भी नहीं है, वो अपने कोने में बैठा रहता है, बस वो झुंझुना बजाता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। ऐसे आपने पढ़ा होगा मटेरिया में और इसका रूब्रिक भी है रेपर्टरी में, है ना। तो वो उनको खेलने से ये वर्जन हो जाता है, वो अच्छे से अपनी एज ग्रुप में मिक्स नहीं कर पाते। तो उसकी जड़ एक यहाँ पर निकली कि वो चाइल्डहुड में ऐसे उनको इतना प्रोटेक्ट करके रखा गया, इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दिया गया कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है रियल एनवायरनमेंट से डील करने के लिए। तो वहां पे जब वो जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो उनको दिक्कत आती है, वो बीमार पड़ने लगते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट इन लाइफ। अब हमने सिक्योरिटी और सपोर्ट जब हमने डिस्कस किया बहुत ज्यादा, उसमें मैं एग्जांपल देता गया कि वो किसी को साथ लेके जाएगा या फिजिशियन को अपना सपोर्ट बनाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसके लाइफ का एग्जिस्टिंग सपोर्ट उससे छिन जाए, जैसे पैसा उसका सपोर्ट है, बिजनेस फेल हो गया, कोई उसका फ्रेंड उसका सपोर्ट है, वो मान लीजिए कहीं माइग्रेट कर गया, बाहर देश पढ़ने चला गया, किसी दूसरे स्टेट पढ़ने चला गया, तो वो उसका एक सपोर्ट छिन गया उससे। अगर किसी फिजिशियन के पास वो मान लीजिए जाता था और फिजिशियन उसका एक एग्जिस्टिंग सपोर्ट था लाइफ में, मान लीजिए वो फिजिशियन ने अपना क्लिनिक ही बंद कर दिया और वो कहीं और जाके अब बैठता है, या वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहीं चला गया, या उसने प्रैक्टिस ही करना बंद कर दिया, तो कैलकेरिया का एग्जिस्टिंग सपोर्ट जो था वो चला गया। या मान लीजिए उसका एग्जिस्टिंग सपोर्ट उसके फादर है, उसकी मदर है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके फादर और मदर कोई उन, उनका डिमाइस हो जाता है या वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनका जो एक्सिस्टिंग सपोर्ट था लाइफ में वो चला गया। जैसे कि एक पेशेंट से मैंने पूछा कि आपको ये ट्रबल आपके फादर के गुजर जाने के बाद हुई, तो आपको क्या फील हुआ। यूजुअली हम इसमें सिर्फ इतना सा लेके छोड़ देते हैं कि it is a situation of grief and maybe it is due to ailment from grief, और grief के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो उसकी वजह से। बट हमने यहाँ पे पेशेंट का फीलिंग जानना ज्यादा जरूरी है कि उसको अल्टीमेटली क्या उसके मन में बात आ रही है, क्या उसको फील हो रहा है उस लॉस से, जो उसके साथ लॉस हुआ। तो उसने बोला डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना सहारा चला गया। तो ये पेशेंट के वर्ड्स होते हैं कि उसके साथ एक चीज हुई, उसके साथ एक इवेंट हुआ, एक सर्कमस्टेंस क्रिएट हुआ उसके लाइफ में, लेकिन उससे उसका रिएक्शन क्या है, उससे उसकी फीलिंग क्या है, उससे हमारी मेडिसिन निकल के आती है ज्यादा, ना कि उसके साथ क्या हुआ उससे ज्यादा निकल के आती है। अगर क्या हुआ अगर उससे हम दवाई उठा के निकालना चाहेंगे तो हमें एक बार उसके साथ उसको फील क्या हुआ वो उसको मिला लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ऐसे मेडिसिन एक्ट तो करती है, लेकिन उसकी जो चांसेस है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है मेडिसिन सिलेक्शन पे, वो तब ज्यादा बढ़ जाता है जब हम
एलिमेंट और उसके रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन को दोनों को आपस में पैरेलली मिला देते। तो एलिमेंट हुआ आफ्टर लॉस या आफ्टर ग्रीफ, उसका रिएक्शन, उसको फीलिंग क्या था कि उसका सपोर्ट उससे छिन गया लाइफ में, ऐसा लग रहा है उसका सहारा चला गया, तो वहां मैंने उसको कैलकेरिया दिया था। तो ऐसे ही उसका लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट इन लाइफ, उसका सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, अगर वो उससे छिन जाए तो उसको दिक्कत होती है। मान लीजिए वो अपने घर में बहुत प्रोटेक्टेड फील करता था, उसके पेरेंट्स ने उसको जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, तो उसका एक सपोर्ट था कि उसके आसपास उसके फेमिलियर फ्रेंड्स थे, उसके फेमिलियर टीचर थे, एक घर में वो बैठा हुआ था जहां वो अपने आप को सिक्योर फील करता था, और एक उसको ऐसी जगह भेज दिया जहां वो बिल्कुल नया है, घर भी उसका पास नहीं है, तो यहाँ पर वो होम सिक हो जाएंगे, उनकी दिक्कत शुरू हो जाएगी, दिक्कत परेशानी शुरू हो जाएगी, उनको बहुत दिक्कत होगी एडजस्ट करने। तो कोई भी एग्जिस्टिंग सपोर्ट है अगर उनकी लाइफ में, अगर उनसे वो छिन जाए, वो उनसे चला जाए, जितना भी एग्जिस्टिंग सपोर्ट हमने बात किया था सिक्योरिटी और सपोर्ट वाले सेक्शन को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ से उनका ट्रबल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज चेंज। अब कैलकेरिया को ना चेंज बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर हम चेंज एवर्जन 2 में देखेंगे तो वहां कैलकेरिया हमें मिलेगा, कुछ रिपर्टरीज में वो नहीं है, लेकिन कंप्लीट रिपर्टरी में अगर आप जाके उसको पढ़ेंगे तो चेंज एवर्जन 2 में कैलकेरिया पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल कैलकेरिया को ना चेंज पसंद नहीं है। चेंज पसंद नहीं है कैसे कि जैसे कि अगर हम इसको फिजिकल एस्पेक्ट पे पहले देखें, तो जैसे ही उसको उसके माइलस्टोन आए, हर माइलस्टोन में कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस क्रिएट होते हैं। दांत निकलने शुरू हुए तो बॉडी में कुछ चेंजेस हुए फिजियोलॉजिकली, कुछ एक इवेंट तक बच्चा पहुंचा, एक माइलस्टोन तक पहुंचा तो कुछ चेंज हुआ बॉडी में, तो उसको दिक्कत है, डायरिया लग गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया। ठीक है जी। जैसे जैसे वो चलना सीखता है तो एक ये फिर चेंज आ रहा है बॉडी में, तब उसको दिक्कत आती है। जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता है, एक प्यूबर्टी की एज आती है, तो वो भी एक चेंज है बॉडी में, तब उसकी बीमारी शुरू होती है। तो प्यूबर्टी के टाइम में भी एक चेंज आ रहा है, तो वो एक ऐसा फेस होता है जब बच्चा एक एडोलेसेंट एज में एंटर कर रहा होता है, तो बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बहुत, तो बच्चे को बहुत दिक्कत आती है उससे कोप विद करने में। तो जब जब बॉडी में चेंजेस आएंगे, चाहे वो एक मीनोपॉज के बाद आए, प्यूबर्टी के बाद आए, मैरिज के बाद आए, टीथिंग में आए, है ना, टीथिंग डेंटिशन में आए, या जब वो चलना सीख रहा है तब आए, या जब वो अपनी मदर का मिल्क छोड़ता है। इसीलिए कैलकेरिया जो चिल्ड्रन है उनकी लाइफ स्पेस में, उनकी पास हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो मदर का मिल्क है, वीनिंग, उसको लेट गो किया है, उसको छोड़ा है, क्योंकि ये मदर मिल्क से जो आर्टिफिशियल मिल्क है जब वो चेंज करता है तो उससे भी उसको परेशानी होती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता आर्टिफिशियल मिल्क। तो यहाँ भी उसको चेंज पसंद नहीं है कि मदर मिल्क तो है, वो डेली में उसको पी रहा है, अपना रूटीन में उसको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसे ही उसको कोई आर्टिफिशियल मिल्क का फूड दिया, कुछ आर्टिफिशियल फूड दिया, तो उसको वो घिन करता है, उससे वो उसको एवर्जन होता है, उससे मुझे नहीं चाहिए, वो उल्टी करने लगता है उसको पी के, या उसको मुंह से बनाएगा, दूध को देख के मुंह बनाएगा, खाना देख के मुंह बनाएगा, क्योंकि उसको चेंज नहीं चाहिए, उसको जो डाइट मिल रही है मदर मिल्क से उससे वो खुश है। तो ऐसा जब मदर अपनी मिल्क छुड़वाना चाहती है बच्चों को, तो ये जो उसकी लाइफ में चेंज आता है उसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है, उल्टी लग गई, दस्त लग गया, मिल्क एवर्जन हो गया। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट पे चेंज। और मेंटल एस्पेक्ट पे, इमोशनल प्लेन पे जब हमने सपोर्ट और सिक्योरिटी को डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था कि वो एक ऐसे रास्ते से ही जाएगा जिससे वो रेगुलरली जाता है, तो वो रास्ता चेंज नहीं करना चाहेगा, बिकॉज उसको यहाँ चेंज से एवर्जन है ड्यू टू इट्स इनसिक्योरिटी एंजाइटी। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी एंजाइटी उसका इन चीजों में एवर्जन ज्यादा आता है चेंज के प्रति। और वो कैसे चेंज नहीं करना चाहता? अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको एक सिमिलर काइंड ऑफ क्लोथिंग पसंद है, वो हमेशा आपके पास आएंगे, एक तरीके के कपड़े पहन के आएंगे। कैलकेरिया यूजुअली प्रेफर करते हैं वो खुले डुल्ले कपड़े पहन, बिकॉज उनको एब्डोमेन के पास कुछ टाइट प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता कैलकेरियाज को भी, तो वो खुले डुल्ले कपड़े पहन के आएंगे और ऐसे सिंपल सिंपल कुछ भी कपड़े पहन आएंगे।
या एक रूब्रिक हमें कैलकेरिया में मिलता है जो बहुत बढ़िया, मैंने एक एक रूब्रिक मैंने देखा था, उसका नाम है टेस्टलेसनेस इन ड्रेसिंग। तो यूजुअली हम सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ सल्फर ही जो है वो ही ऐसा उल्टा सीधा कुछ कपड़ा पहन के आ सकता है जो जो देखने में ऐसा लगा कि ये कितना टेस्टलेस सा इसका चॉइस है। लेकिन उसमें कैलकेरिया भी पड़ी हुई है और उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम नहीं सोचते। तो कैलकेरिया का पेशेंट भी ऐसी ऐसा ड्रेस कोड लेके आ सकता है आपके पास, ऐसा ड्रेस्ड अप होके आ सकता है कि जिसको देख के आपको लगे कि ये तो यार सल्फर है। लेकिन इस रूब्रिक में कैलकेरिया भी पड़ी हुई है, लाइको भी पड़ी हुई है, इवन नक्स वोमिका भी पड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा टिप टॉप रहता है, बहुत फास्टिडियस है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इसमें सल्फर ही हम सोचेंगे, अगर ऐसा कोई गंदे संदे कोई कपड़े पहन के आ गए तो। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार सल्फर गंदे कपड़े पहन के आता है, सल्फर बहुत बढ़िया बढ़िया बन के आते हैं। वो बात अलग है कि जब थोड़ा इंक्वायर किया जाता है तो हमें कुछ हिंट मिलता है वहां से। तो वो एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं, दूसरे तरह के कपड़े वो पसंद नहीं करते। उनसे पूछो आप कि आप किस तरीके के आपके पास कोई और कपड़ा क्यों, आप कोई और कपड़ा क्यों नहीं यूज करते, कोई और कपड़ा क्यों नहीं पहनते? वो कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, मुझे एक ही तरीके के कपड़े पहनने पसंद है, या वो एक ही तरीके का खाना खाते रहेंगे। वो बड़ी मोनोटोनस लाइफ स्पेंड करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं एक तरीके से तो वो एक तरीके से ही करते रहेंगे। अगर उनको कुछ खाने पीने में, जैसे वो उनको सिर्फ सिंपल सिंपल खाना उनको बहुत पसंद होता है, जैसे बॉइल्ड एग्स कैलकेरिया को बहुत पसंद है। और कैलकेरिया का पेशेंट यूजुअली आपसे बोलेगा कि मैं जो खाना है ना वो बहुत ज्यादा स्पाइसी वाइसी पसंद नहीं करता, बहुत ब्लैंड डाइट मेरे को सही, मेरे को पूरा जमता है ब्लैंड डाइट। तो अगर उनको कहीं बाहर का खा ले, कोई स्पाइसी खा ले, कुछ खाने में फूड आर्टिकल में कुछ चेंजेस कर ले, कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर ले, कहीं भी कुछ चेंज करेंगे ना वो, तो उनको दिक्कत आ जाएगी। इवन उनको दिक्कत कैसे आती है, जैसे मून जो है, मून फेस चेंज होता है, तो जब न्यू मून आया है ना, न्यू मून आया तो मून गायब, एक चेंज हो गया, क्योंकि वो अब मून, न्यू मून एक इंडिकेशन है कि अब वो दोबारा मून अपने फुल के लिए रेज करेगा अपने आप को, एक वीनिंग पीरियड में जाएगा। तो जब ये चेंज आता है तो कैलकेरिया के सिम्टम एग्रेवेट कर जाते हैं। जब फुल मून आ जाता है, क्योंकि अब वो एक साइन है कि अब वो न्यू मून की तरफ चेंज होगा, न्यू मून आ जाएगा तो वो फुल मून की तरफ चेंज होगा, ऐसे ये ये उसकी इंडिकेशन है। तो न्यू मून आएगा तो कैलकेरिया एग्रेवेट करेगा, फुल मून आएगा तो कैलकेरिया का करेगा एग्रेवेट। तो यहाँ भी चेंज उसको पसंद नहीं है। तो ऐसे उसको हम कितने ज्यादा एस्पेक्ट में इस चेंज को उसके कॉन्फ्लिक्ट में, उसके सर्कमस्टेंस में पढ़ सकते हैं कि जैसे जैसे उसकी बॉडी में चेंजेस होंगे, उसके आसपास चेंज होगा या वो कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा। पहले तो वो करता नहीं क्योंकि उसको एवर्जन होता है चेंज से, लेकिन अगर कुछ चेंज आ जाएगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी। कि अगर वो एक बच्चा स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। उस स्कूल में वो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, इस स्कूल में वो बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। इस ट्यूशन के जो टीचर थे वो बढ़िया पढ़ता था, ट्यूशन टीचर सडनली चेंज हो गया तो उसकी परफॉर्मेंस गिर गई। उसने ट्यूशन चेंज कर लिया, उसकी परफॉर्मेंस गिर गई। एक एक लोकेलिटी में हमारा घर था, हम यहाँ रहते थे, हमारा बच्चा बड़ा खुश रहता था, हेल्दी रहता था। जब से मकान चेंज किया, इधर आए हैं, दिक्कत हो गई। तो कैलकेरिया यहाँ भी चेंज नहीं चाहते, वो चाहते हैं जैसे उसको उसका कोई बेड बिस्तर कोई चेंज कर दिया तो उसको दिक्कत आएगी। तो ये बड़ा चेंज का उसके साथ मसला रहता है थ्रू आउट द लाइफ। कि चेंज इतना छोटा सा वर्ड मैंने लिखा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका जो यूज है वो कितना मल्टी डायरेक्शनल है कैलकेरिया के केसेस में। तो यहाँ से कुछ मैंने एग्जांपल कोट करे कि थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूं और इस वर्ड के साथ थोड़ा जस्टिफाई कर पाऊं, और थोड़ा जस्टिस कर पाऊं इस वर्ड के साथ। तो आगे हम चलते हैं। चौथा मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सर्कमस्टेंस जो चूज किया है वो है ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, एंड इट इज वेरी कॉमन इन केसेस ऑफ कैलकेरिया। ये हमें ज्यादातर उन केसेस में बहुत दिखता है, उन केसेस में तो दिखता ही है डेफिनेटली कि जब बच्चा बहुत एग्जाम के लिए पढ़ लिया, बहुत उसने मेहनत कर ली और सडनली अब उसका दिमाग नहीं चल रहा है, वो स्लो हो गया है, ब्रेन फैग हो गया है, या उसको बॉडी में वीकनेस आ गई है, स्कूल में पढ़ के आया है तो सर दर्द हो गया, लाइक कैलकेरिया फॉर स्कूल गर्ल हेडेक्स हम पढ़ते हैं। तो कितना भी वो, और बॉडी का एक्सर्शन कर लिया थोड़ा भी तो मेंसेस हो गए, बॉडी का एक्सर्शन कर लिया थोड़ा सा भी तो सांस फूल गया, असेंडिंग में चढ़ा गया तो सांस फूल गया, असेंडिंग एग्रेवेशन, एक्सर्शन एग्रेवेशन। इसीलिए कैलकेरिया का अब रस्टॉक्स का कॉम्प्लीमेंट्री है कि जब हमें किसी रूमेटिक केस में ऐसा मिलता है कि रस्टॉक्स थोड़ा इंडिकेट हुआ है,
लेकिन अब जब भी पेशेंट थोड़ा सा भी एक्सर्शन करे उसकी कंप्लेंट वापस आ जाती है। तो रेस्टॉक्स उसको फुल चेक नहीं कर पाता, डीप डाउन उसको एक्ट करके उसको अपने एक्शन को। तो वहां हम कैलकेरिया को यूटिलाइज करते हैं कि वो डीप उसके अंदर में जो ट्रबल है, जो डिस्प्लेजिया है, उसको करेक्ट करेगा, चेक करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट एक एक्शन दे के केस को या तो खोल देगा या ठीक कर देगा। तो कैलकेरिया का आपके कुछ केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक पेशेंट है, उसने अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत करी, बहुत उसने काम किया दिन रात जाग के, और एक वो मुकाम पर आ गया। अब वो मुकाम पे एक बार आने के बाद उसने अपना दिमाग को, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा एक्सर्ट कर लिया होता है, इतना एक्सर्ट कर लिया होता है कि वो सडनली उसके दिमाग में आता है कि यार सब छोड़ो, अब मेरे से और प्रेशर नहीं हो रहा, वो घर पे बैठ जाएगा। तो आपको मिलेगा कि डॉक्टर मेरा अब काम करने को मन नहीं करता है, मैंने इतना काम कर लिया लाइफ में, इतना मैं मुकाम पे आ गया हूँ, एक मैं सक्सेस रेट तक पहुंचने वाला था, उससे पहले ही वो क्विट कर देते। या वो एक मुकाम तक पहुंच गए, उसके बाद उनको लगता है कि इतना ज्यादा एक्सर्शन हो गया, इतना ज्यादा बॉडी का माइंड का एक्सर्शन हो गया कि वो वहीं छोड़ के बिल्कुल घर बैठ जाएंगे, काम से उनका एवर्जन होने लगेगा। तो ये स्टेट भी हमें कैलकेरिया की मिलती है। एक ये उसके साथ हम उसके लाइफ स्पेस में देखने को मिलता है हमें। ये एक समय पे वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा था, दिन रात काम कर रहा है, स्लो एंड स्टेडी लगा हुआ है, लेकिन धीरे 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 जब उसका एक कोटा पूरा हो गया, जब उसकी बॉडी और माइंड ने पूरा एक्सर्शन कर दिया, तो अब उसका जो पीछे का जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, जब तक तो वो एक एज में था, एक यूथ की एज में था, तब तक तो उसने उसको बियर कर लिया, इतने ज्यादा स्ट्रेस को, एक्सर्शन को। लेकिन एक एज के बाद थोड़ा सा ही उसका उसका जो अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जब वो वीक पड़ने लगा, जब उसकी वाइटैलिटी कम होने लगी, अब उससे उतना एक्सर्शन नहीं हो पाता, और इतना एक्सर्शन करने के बाद उसके दिमाग में सडनली आता है टू गिव अप। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत पढ़ लिया, पीएचडी तक चल जाने की कोशिश करी, लेकिन एकदम से आके उन्होंने लाइफ में सब कुछ गिव अप कर दिया, सब कुछ छोड़ के अब वो घर बैठ। तो कैलकेरियाज हमेशा एग्रेवेट करते हैं ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। बॉडी का एक्सर्शन हो गया तो उनको दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ लिया तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, या कोई पेन एग्रेवेट हो गया, या मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो गया, ये में पढ़ते हैं मटेरिया में। तो कैलकेरिया को हमेशा एक्सर्शन से, ओवर एक्सर्शन से ट्रबल होता है लाइफ। ओके, तो अब तक तो जो भी हमने कैलकेरिया के बारे में थोड़ा बहुत उसका पर्सनालिटी ट्रेट जो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता पाया, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना भी मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बता पाया उसको हमने देखा। अब इस प्रेजेंटेशन और लेक्चर को हम इसके फिजिकल कंकॉमिटेंट्स के साथ एक बार डिस्कस करके और खत्म करते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग, कोई भी केस हम सिर्फ एक मेंटल प्लेन के बेसिस पे नहीं प्रिस्क्राइब करते उसमें ड्रग, हम उसके फिजिकल कंकॉमिटेंट को हमेशा रिलेट करने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें वो पिक्यूलियरिटी मिलती है तो। अगर जहां हमें पिक्यूलियरिटी मिलेगी माइंड के एस्पेक्ट में, मेंटल एस्पेक्ट में, तो हम वो ज्यादा कंसिडर करते हैं। नहीं तो कोशिश रहती है कि उस ड्रग के मेंटल पिक्चर को एक बार उसका कोई फिजिकल कंकॉमिटेंट मिल जाए, ताकि वो एक कंफर्म हो जाए कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अब हम वो मेडिसिन दे सकते हैं। तो कुछ फिजिकल कंकॉमिटेंट हम कैलकेरिया के पढ़ते हैं उसके मेंटल एस्पेक्ट के बाद। तो पहला मैंने इसमें लिया है अपीयरेंस। अपीयरेंस को कुछ बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि शुरू में मैंने वो 5 कार्टून लगा रखे थे, ऐसे मोटे तुलतुले, फ्लैबी। फ्लैबी फैट होता है, वो बिल्कुल टोन्ड नहीं होता, ऐसे लटका हुआ रहेगा, टोन्ड नहीं रहेगा। लेकिन एक इसके बिल्कुल अपोजिट शेड हमें कैलकेरिया की अपीयरेंस में मिलती है, दैट इज इमैसिएशन। कैलकेरिया हमेशा फैट मिले ये जरूरी नहीं, इमैसिएटेड स्टेट्स आर आल्सो सीन इन कैलकेरिया। और इमैसिएशन स्पेशली कहाँ पे, टुवर्ड्स नेक, इमैसिएशन टुवर्ड्स नेक। अगर आप मटेरिया में जाके पढ़ोगे तो इमैसिएशन टुवर्ड्स नेक, देन यहां से नीचे डाउनवर्ड जाती है, एंड स्पेशली लोअर लिम्स, नेक एंड लोअर लिम्स आर इमैसिएटेड इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन, या बड़े भी अगर हो तो इमैसिएटेड स्टेट्स भी हमें कैलकेरिया में मिलती है। और सबसे ज्यादा इमैसिएटेड स्टेट हमें मिलती है कैलकेरिया फॉस में। लेकिन कैलकेरिया कार्ब की जो स्टेट है, जो फैट से, जो फैट फ्लैबी हम बोलते हैं, उसमें इमैसिएटेड स्टेट भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट उसकी एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में क्या मिलेगा, कोल्डनेस टू टच। जब मैं डॉक्टर पंकज के क्लिनिक में सीखता था, करीबन 1.5-2 साल मैंने वहां सीखा सर से, बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। तो सर हमेशा हमें बोलते थे, हमें
पुश करते रहते थे कि अगर तुम्हें कुछ केस में मिल रहा है कुछ ऐसा वैसा, तो एक बार उसके फिजिकल कंकॉमिटेंट कंफर्म करो बार बार। तो सर हमेशा हमको पुश करते थे कि उसको जाके बॉडी को टच करो, उसको फील करो कि उसका फोरहेड कैसा है, उसका नोज कैसा है, उसका जो पाम है उसका टेम्परेचर क्या है, जो उसके सोल है उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये चीज मैंने सर से बहुत सीखी है। तो कैलकेरियाज में जब हम उसकी उनकी एक्सट्रीमिटीज टच करते हैं तो हमें कोल्ड टू टच मिलती है। दूसरा हमें क्या मिलता है, अगर आप कैलकेरिया के साथ हैंड शेक करोगे, आजकल तो वो पॉसिबल नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन अगर किसी कैलकेरिया के पेशेंट के साथ आप हैंड शेक करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बोनलेस हैंड है, इसमें तो कोई हड्डी है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल ढीला सा हाथ उसका होगा, कोई बिल्कुल ग्रिप ही नहीं होगी, फर्म उसमें ग्रिप नहीं होगी बिल्कुल भी। और ऐसा वो छूने से ऐसा लगेगा जैसे ऐसा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लिम्प हैंड है, ऐसे बिल्कुल कोल्ड हैंड है, बोनलेस हैंड है। उसके हाथ देखोगे ऐसा लगेगा जैसे बोनलेस है, क्योंकि उसका फैट इतना फ्लेबी है तो ऐसा लगता है हड्डी है ही नहीं। तो एक्सट्रीमिटी इज कोल्ड टू टच। हैंड शेक जो होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, कैलकेरिया के हैंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये एक रूब्रिक में भी पढ़ा है, एक्सट्रीमिटी सॉफ्ट हैंड्स, पाम्स, कैलकेरिया उसमें मेंशन्ड है। और एक शायद उसमें सिक्यूटा मेंशन्ड है। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कैलकेरिया तो उसमें मेंशन है। तो कैलकेरिया के हैंडशेक जो होगा बहुत सॉफ्ट होगा, पाम्स बहुत सॉफ्ट होंगे, कोल्ड टू टच होंगे, थोड़े क्लेमी होंगे, एक्सट्रीमिटी ऐसे लगेगी जैसे बोनलेस है। और मैंने फिर और बताया कि लोअर लिम्स जो है वो इमैशिएटेड मिल सकती है, इन इमैशिएटेड अपीयरेंस। नाउ डिजायर एंड अवर्जन। डिजायर एंड अवर्जन में हम सबको पता है कैलकेरिया का लाइक्स बॉइल्ड एग, उनको बॉइल्ड एग बहुत पसंद है। मिल्क उनको पसंद होता है, लेकिन मिल्क से उनको बहुत ज्यादा एवर्जन होता है, ठीक है। और कैलकेरियाज यूजुअली एवर्जन टू मीट, मीट उन्हें पसंद नहीं रहेगा। कैलकेरिया की और डिजायर अगर हम देखें पिक्यूलियर पिक्यूलियर जो है, वो ये रहता है कि उनको मिट्टी खाने का बड़ा शौक है, चौक खाने का बड़ा शौक है, सैंड खाने का बड़ा शौक है बच्चों के केसेस में। और हमें क्या मिलता है, बर्फ खाने का बहुत शौक होता है, जिसमें हम यूजुअली मेडोराइनम और फॉस्फोरस या फिर वेरेट्रम एल्बम ज्यादा सोचते हैं। लेकिन कैलकेरिया में भी बर्फ खाने का बहुत शौक है, आइसक्रीम खाने का बहुत शौक होता है बच्चों को। तो डिजायर में कैलकेरिया की बॉइल्ड एग, आइस, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और इवन अनडाइजेस्टेबल थिंग्स, ये हमें मिलता है। एवर्जन इज aversion to milk, aversion to meat. Perspiration we all know, बहुत peculiar लोकेशन कैलकेरिया की, बैक ऑफ द हेड, पसीना बहुत आता है बैक ऑफ द हेड। थोड़ा सा भी एक्सर्शन करेगा, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करेगा परस्पायर करेगा बहुत ज्यादा, फ्रीली परस्पायर करते हैं बहुत, बैक ऑफ द हेड। इतना ज्यादा परस्पायरेशन होता है कि रात को सोते हुए तकिया गीला हो जाएगा। और कोल्ड टू टच, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि स्वेटिंग तो है बट विदाउट हीट। तो कोल्ड टू टच, परस्पायर्स अ लॉट, स्पेशली बैक ऑफ द हेड, इन चिल्ड्रन स्पेशली। बड़ा भी होगा तो बैक ऑफ द हेड में बहुत परस्पायरेशन। नाउ कम्स टू नेल्स। ये भी बहुत ऑब्जर्वेटरी एक साइन है। ये भी मैंने डॉक्टर पंकज के यहाँ जाके बहुत सीखा कि सर ने यूजुअली हमें पेशेंट को पकड़ के मेडिसिन जानना सिखाया है कि टच करके कैसे मेडिसिन कंफर्म होती है, टच करके कैसे मेडिसिन का पता चलता है। ये मैंने डॉक्टर पंकज से ही सीखा है। और अगर वहां मैं नहीं गया होता, सर के अंडर ट्रेन में नहीं हुआ होता, तो मैं ये एस्पेक्ट कभी सोचता ही नहीं। पेशेंट को छू कर, पेशेंट को ऐसा टच करके देख के क्या पता चलता है, क्योंकि टच कर लिया, यही नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है और किस मेडिसिन में है, तो टच करने का कुछ फायदा नहीं। तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा सर से सीखी है, डॉक्टर पंकज से। तो नेल्स जब हम देखते हैं कैलकेरिया के, तो हमें मिलता है कि नेल्स आर ब्रिटल, नेल्स आर कॉर्युगेटेड, नेल्स आर रिब्ड। रिब्ड नेल्स में एक एग्जांपल है कि अगर यूजुअली हमें लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मिलते हैं रिब्स, मतलब ऐसे लाइनें लाइनें नेल्स के ऊपर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइनें ज्यादा मिलती है कैलकेरिया। लेकिन अगर आपको किसी पेशेंट पे लॉन्गिट्यूडनल की जगह ऐसे ट्रांसवर्स लाइनें मिले, लॉन्गिट्यूडनल की जगह वाइट वाइट ऐसे लाइनें ऐसे ट्रांसवर्स मिले किसी पेशेंट के नेल्स में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो केस आर्सेनिक का हो सकता है। ये फर्स्ट ये जो इंडिकेशन है मैंने सबसे पहले डॉक्टर एल.एम. खान की बुक में पढ़ी थी। उसके बाद जब मैंने एक बार फाटक रेपर्टरी को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें भी ये चीज मेंशन्ड है कि फाटक रेपर्टरी में एक रूब्रिक है नेल्स में जाके एन सेक्शन में, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल रेपर्टरी है, नेल्स, रिब्ड, ट्रांसवर्स, तो उसमें एक ही मेडिसिन है सिर्फ, आर्सेनिक। तो ये फाटक
ऐसा फाटक की इंडिकेशन है कि अगर ऐसा ट्रांसफर आपको रिब्ड मिलता है, नेल्स ऐसे लाइनें मिलती हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली केस आर्सेनिक का हो सकता है। नाउ कम टू पास हिस्ट्री, क्योंकि ये हम बहुत पूछते हैं कि आपको पहले पहले क्या बीमारियां रही है। तो कैलकेरिया की पास हिस्ट्री में हमें क्या मिल सकता है कि दे आर वेरी प्रोन टू कैच कोल्ड, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, और बहुत ज्यादा बड़ी उम्र तक ये मिलेगा हमें। थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ, जैसे मैंने बोला था कि चेंज पसंद नहीं है, चेंज में दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ, छींके जुकाम, बुखार लग गया, गला खराब हो गया, ग्लैंड्स पे कैलकेरिया का एक्शन ग्लैंड्स पे बहुत ज्यादा है, ग्लैंडुलर ये रेमेडी है बहुत बढ़िया प्रोमिनेंट, तो टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, राइनाइटिस की दिक्कत बहुत रहेगी, कफ हो जाएगा, थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ कफ हो गया, थोड़ा सा भी ठंडी हवा लग गई कफ हो गया, बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड की टेंडेंसी रहती है कैलकेरिया पेशेंट को। और क्या पास हिस्ट्री मिलेगी कि चलना लेट सीखा है, दांत लेट निकाला है, माइलस्टोन्स डिलेड हैं। और क्या पास हिस्ट्री मिलेगी कि ये जो पेशेंट है स्पेशली नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, इनमें बहुत बड़ी एज तक हमें मिलता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ ब्लैडर स्प्रिंटर कह लो, या वीकनेस ऑफ ब्लैडर मसल। तो ऐसे बच्चे जो काफी एज तक, बड़ी एज तक, 9-10 एज तक, 11-12 एज तक बेड वेटिंग की उनको हैबिट होती है, कैलकेरिया की पास हिस्ट्री में हमें ये बहुत मिलता है। तो ये कुछ पास हिस्ट्री थी कि जो हम पूछते हैं तो उससे क्या, उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ पास हिस्ट्री। लास्ट में हमें मिलता है उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जब हम लेते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन की एक मास्टर टिप है, और क्योंकि बिल्कुल ये डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन से ही आई है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमेशा हमें केस में ध्यान रखना चाहिए कि अगर फीमेल के केस में हम कैलकेरिया दे रहे हैं तो इस टिप को हम हमेशा अपने दिमाग में रखें, अदरवाइज हम कैलकेरिया जो है वो गलत प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या उनकी टिप है सैमुअल हैनेमैन की कि जो मेंसेस हैं वो हमेशा 7 दिन 8 दिन पहले आते हैं, अर्ली आते हैं, मेंसेस टू अर्ली आते हैं, और प्रोट्रैक्टेड रहते हैं। प्रोट्रैक्टेड मतलब काफी लॉन्ग लास्टिंग और प्रोफ्यूज। फिर सैमुअल हैनेमैन कहते हैं कि अगर मेंसेस प्रोफ्यूज है और लॉन्ग लास्टिंग है, 6-7-8 दिन चल रहे हैं, लेकिन अगर वो टाइम से आ रहे हैं या थोड़ा 1-2 दिन लेट आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पे कैलकेरिया इंडिकेट नहीं करेगी। अगर मेंसेस प्रोफ्यूज भी हैं और बहुत 7-8 दिन तक लंबे चल रहे हैं, लेकिन अगर वो टाइम से आ रहे हैं, तो वो कैलकेरिया का केस नहीं हो सकता। ये सैमुअल हैनेमैन सर के वर्ड्स हैं। तो कैलकेरिया की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसे होनी चाहिए कि उनके पीरियड जो है उस 6-7 दिन पहले अर्ली, लॉन्ग लास्टिंग और प्रोफ्यूज। अगर प्रोफ्यूज है, लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन टाइम से आ रहा है, तो वो कैलकेरिया का केस बहुत कभी सेल्डम होगा वो। तो ये मास्टर सैमुअल हैनेमैन की टिप है। तो ये सब कुछ थोड़े बहुत फिजिकल कंकॉमिटेंट्स थे, और भी बहुत सारे कंकॉमिटेंट हैं, जैसे कि कैलकेरिया में हमको पास्ट हिस्ट्री में रिकरेंट एब्सेस भी मिल सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ज्यादा हम केस उस केस में ज्यादा मिलेंगे जहाँ पे हो सकता है कैलकेरिया सेल्फ ज्यादा इंडिकेट हो। ऐसा नहीं कैलकेरिया वहां रूल आउट हो जाएगी, कैलकेरिया में भी, कैलकेरिया काम में भी पास्ट हिस्ट्री में रिकरेंट एब्सेस मिल सकते हैं, लाइक सिलीशिया, लाइक कैलकेरिया सेल्फ, इवन लेकेसिस, मर्कसॉल। तो ये कुछ फिजिकल कंकॉमिटेंट थे जो हम केस में पूछते हैं, मिलते हैं या कंफर्म करते हैं रेमेडी कंफर्म करने के लिए। तो इसी के साथ हम अपने कैलकेरिया के लेक्चर, कैलकेरिया का अपना लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और हमने काफी नॉलेज जो है वो एक्सचेंज करी होगी इसमें। थैंक यू सो मच। ये हमारा इंस्टाग्राम एक आईडी है BHF हमारे पेज का, आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स ऑफ अपकमिंग लेक्चर्स एंड वीडियोस एंड ऑल आर न्यू अपडेट्स। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो उसको आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें उस पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।